हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका सीटेट का जो सेकंड पेपर है जिसमें एसएसटी पूछा जाता है। एसएसटी का जो है 2023 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उसका जो है हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लास है वो आपके एसएसटी की थर्ड क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। एक क्लास हुई थी जो आपका अभी जनवरी 2024 में पेपर हुआ था, वो हमने सॉल्व किया था। दूसरा आपका जो हुआ था वो 2023 फरवरी में जो हुआ था उसको हमने डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है ये भी आपकी फरवरी 2023 की ही है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पीवाईक्यू है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के एग्जाम के लिए, आप सभी को पता ही होगा। अगर आपके पास कोई ऐसी किताब नहीं है, अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका सीटेट का पेपर है और जो लोग सीटेट सेकंड पेपर के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो सीटेट का सेकंड पेपर होता है, जो एसएसटी होता है, उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो 60 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका एसएसटी अच्छा जाता है तो आपके जाहिर सी बात है कि सेकंड पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि 60 नंबर तो आपका एसएसटी ही लेके आता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप एसएसटी को इग्नोर कर देंगे तो आपका सेकंड पेपर वो जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या है। गुप्त काल के जो प्रथम कुलिक थे उनका जो कुलिक होता है, यानी जो कुलिक शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। क्या मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है, या फिर मुख्य बैंकर होता है, मुख्य व्यापारी होता है, या फिर मुख्य शिल्पकार होता है। तो जो प्रथम कुलिक होते हैं, जो कुलिक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है मुख्य शिल्पकार। ठीक है, जो गुप्त काल था, गुप्त काल में जो है कुलिक होते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, मुख्य शिल्पकार। यानी मुख्य शिल्पकार को क्या कहा जाता था, कुलिक कहा जाता था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो प्रथम कुलिक है इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे भुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। पहले क्या होता था, आज के टाइम की तरह आज जो होता है कि हमारे पास कागज़ के पन्ने होते, पतले पतले पन्ने होते हैं। उस टाइम पे यानी प्राचीन टाइम पे क्या होता था, जब हमारा ऋग्वेद या जो वेदों की रचना की गई थी वो जो भुर्ज की छाल है उस पर की गई थी। ठीक है, तो भुज की जो छाल है वो कहाँ पाई गई, जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई थी। प्राचीन टाइम में ना सिर्फ ऋग्वेद बल्कि बहुत सारे जो किताबें होती थी, ग्रंथ होते थे, वे भुज के ही छाल पे लिखे जाते थे। ठीक है, तो ये कहाँ जो है पाई गई हैं, क्या ये कश्मीर में पाई गई हैं, महाराष्ट्र में पाई गई हैं, बंगाल में, या फिर बिहार में। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाई गई थी, ये जो है पाई गई थी कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में जो है जो भुर्ज है उसकी छाल पर ऋग्वेद की एक पांडुलिपि मिली थी। ठीक है, जो कि अब जो अगर प्रेजेंट में बात करें कहाँ पे है, तो पुणे के एक पुस्तकालय में संरक्षित है, जो कि भुर्ज में, यानी भुर्ज का जो छाल है, भुर्ज एक तरीके से पेड़ कह सकते हैं, उसकी छाल पे जो है ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई थी। ठीक है, तो कहाँ मिली थी, हमें कश्मीर से मिली थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करता है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी जो है तमिल कृति है जो हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। क्या वो शिल्पाधिकारम है, वलैयापति है, मेकलई है, या फिर पेरिया पुराणम है। तो ये कौन सा है, ये है पेरिया पुराणम। यानी पेरिया पुराणम जो है वो एक 12वीं शताब्दी की तमिल कृति है। ठीक है, जो हमें, या फिर इस कृति से हमें जो है जो सामान्य पुरुष और महिलाएं होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जो आपका कृति है, ये रचना है पेरिया पुराणम, इसमें जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो सामान्य रूप से जीवन जीते हैं उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, और कब की है, ये 12वीं शताब्दी की है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, यानी कौन सा मेल नहीं खा रहा है, यानी कि जो खजुराहो है, क्या ये चंदेल शासकों में हुआ था, बना था, या फिर ऐहोल जो है चालुक्य वंश में बना था, या कांचीपुरम पल्लव में, या फिर महाबलीपुरम चोल वंश में। ठीक है, तो ये जो मेल नहीं खाता है यानी निगेटिव बताना है, तो जो महाबलीपुरम है ये जो है निगेटिव है, यानी ये गलत है, बाकी इसमें सही है। ठीक है, पल्लवों ने जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर और कांची में शिव के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। यानी जो महाबलीपुरम
का निर्माण हुआ था, किसने किया था? चोल ने नहीं किया था बल्कि पल्लवों ने किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे तारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। दूसरा कि तारीख के लेखक नगरों में रहते थे। तीसरा कि वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आस में लिखा करते थे। ठीक है, तो इसमें जो सही है वो आपको बताना है। पहला लिखा है कि तारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। दूसरा कि तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये ऑप्शन आपका सही है। जो तारीख के लेखक है वो कहाँ रहते थे? नगरों में रहते थे। ठीक है, तीसरा है कि वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, ये भी सही है। यानी कि जो चीज़ें उस टाइम पे जो लिखते थे, जो लेखक होते थे, वे सुल्तानों के इतिहास इसलिए लिखा करते थे ताकि उनसे ढेर सारा पुरस्कार मिले, इस आशा में चीज़ें लिखा करते थे। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा और तीसरा सही होगा, बाकी इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। यानी सूरदास ने कौन कौन सी रचना लिखी है उसके बारे में बताना है। यहाँ पे नेगेटिव बताना कि कौन सी रचना जो सूरदास द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, पहला है सूरसागर, तो सूरसागर तो इनकी है, सूरदास की। सूरसरा वाली भी है। ठीक है, साहित्य रत्ना नहीं है बल्कि साहित्य लहरी है। इनकी 3 रचनाएं हैं, एक है सूरसागर, सूरसरा वाली और साहित्य लहरी। साहित्य रत्ना इनकी कोई रचना नहीं है, किसकी? सूरदास की। ठीक है, सूरदास जो थे वे 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि थे, जो कि एक गायक भी थे। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में बहुत सारे जो है कविताएं लिखी थी, एक तरह से कहें कि गीत भी लिखे थे। उनके बारे में इनको जो है जाना जाता है कृष्ण भक्ति के बारे में। ठीक है, यानी कृष्ण भक्ति के लिए इनको जाना जाता है। इनकी 3 जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं कि सूरसागर, यानी पहली जो है सूरसागर है, दूसरी सूरसरा वाली, तीसरी साहित्य लहरी है। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें जो नहीं है वो साहित्य रत्ना है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन के रूप में दिया है। अभिकथन दिया है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। ठीक है, तो सही है। 18वीं शताब्दी के दौरान जो मुगल साम्राज्य वो धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया था। कारण आर दिया कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। तो ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी करता, क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होगा ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है, एक ही इसका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे जो भूस्वामी थे उनको जो है वेल्लार कहा जाता था? क्या वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तमिल का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, या फिर है बंगाल का क्षेत्र? तो जहाँ पे भूस्वामियों को वेल्लार, यानी कि जिनके पास ज़मीन होता था, जिनको नॉर्मली जमींदार कह सकते हैं, जिनके पास ज़मीन रहता था, ज़मीन के जो मालिक होते थे, उनको क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था। किस क्षेत्र में? तो ये कहा जाता तमिल क्षेत्र में। ठीक है, तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था? वेल्लार कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में है। कथन ए दिया है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना क्या है? जरूरी है। ठीक है, तो सही है। जो राजा राम मोहन राय हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इन्होंने कई सारे समाज सुधार किए हैं। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा है कि सुधारक का विचार था कि इस तरह से परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। ये भी सही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई कुरीति, कोई भी जो है जो पहले से जो है जो चीज़ें समाज में चल रही हैं, अगर उनको चेंज करना है तो पुराने जो व्यवहार हैं उनको छोड़कर जब नई चीज़ों को आप अपनाएंगे तभी चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों ऑप्शन सही है। जैसे जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई सारे समाज में सुधार भी किए थे जिसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों ए एवं बी सही है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था। जो पूर्व मद्रास है उसमें जो स्थापित वेद समाज था किससे प्रेरित था? क्या वो प्रार्थना समाज द्वारा प्रेरित था, या फिर आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, या फिर युवा बंगाल आंदोलन द्वारा? तो पूर्व मद्रास जो चेन्नई है उसमें जो स्थापित जो है वेद समाज किससे प्रेरित था? तो वो प्रेरित था ब्रह्म समाज से। किससे प्रेरित था? ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है कि ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे, ठीक है, ये क्या है आपका अभिकथन फर्स्ट दिया है, ठीक है, यानी ए दिया हुआ है कि जो ईवी रामास्वामी नायकर थे और जो पेरियार मनु संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे, ठीक है। दूसरा दिया है कि पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है, तभी उसके जो है उस ग्रंथों के क्या थे, वो आलोचक थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो क्या होंगे, अंतिम मुगल राजा होंगे, ठीक है। क्या वो कैनिंग थे, डलहौजी थे, या फिर हार्डिंग थे, या फिर एलिगन थे, ठीक है। तो जो बहादुर शाह जफर थे ये मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ 1857, ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। कौन? बहादुर शाह जफर, ठीक है। इनको जो है जो लॉर्ड कैनिंग है इन्होंने कहा था कि बहादुर शाह जफर जो है वो क्या होंगे, अंतिम मुगल राजा होंगे, ठीक है। 1856 में यानी 1857 की क्रांति होने से पहले जो है 1856 में जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उन्होंने फैसला किया था, ये यूँ कह लें कि जो है उन्होंने कहा था कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो क्या होंगे, अंतिम मुगल राजा होंगे, ठीक है। उनके डेथ के बाद उनके किसी भी वंश को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, ठीक है, केवल क्या कहा जाएगा, राजकुमार कहा जाएगा। इनको जो है क्या कहा जाता था, इनको जो है राजा कहा जाता था, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल राजा होंगे, किसने कहा था? कहा था कैनिंग ने, ध्यान रखना है। कब कहा था? 1856 में कहा था, यानी कि 1857 की क्रांति होने से पहले कहा था। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो है बहादुर शाह जफर की काफ़ी अहम भूमिका रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? केसरी अखबार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज़ादी के समय आज जो आपकी क्रांति हुई थी उससे पहले जो है केसरी अखबार छपता था। ये किस भाषा में छपता था? क्या वो अंग्रेजी भाषा था, मराठी भाषा था, या फिर बंगला भाषा था, या फिर उर्दू था? तो ये जो केसरी अखबार है ये किस भाषा में छपता था? तो ये छपता था मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में, ठीक है। अगर बात करें कि जो केसरी अखबार है इसके जो है एक तरह से जो संपादक कह लें कि किसने शुरू किया था, तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ये केसरी अखबार छपवाया था, इसलिए ताकि लोगों में जागरूकता फैले, ठीक है, जो कि किस भाषा में रहता था? मराठी भाषा में, ठीक है। पहले मराठी में रहता था, उसके बाद धीरे धीरे करके ये अंग्रेजी में जो है संपादित इसका जो है समाचार पत्र छपने लगा, यानी कि संपादन होने लगा था, ठीक है। तो पहले किस में था? मराठी भाषा में, तो मराठी के साथ अंग्रेजी में भी शुरू हो गया था इसका प्रकाशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? कौन सा ऐसा एक्ट है? क्या वो 1909 का एक्ट है, या फिर 1919 का एक्ट है, या फिर 1935 का एक्ट है, या फिर भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 है? यानी किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए थे? कौन सा वो एक्ट है? तो वो है 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। क्या? भारतीय संविधान द्वारा ये 1935 जो है एक्ट पारित किया गया था भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। कब पारित किया गया था? अगस्त 1935 में, ठीक है।
ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या दिया है कि उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, बिल्कुल सही। और दूसरा कारण दिया है कि सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है, इस वजह से जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे क्या होता है, ठंड होती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, यानी अभिकथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्यों। जो सूर्य है वो पूर्व में ही क्यों उदय होता है। पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है इसलिए, या फिर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है इसलिए, या फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, या फिर पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है इसलिए। तो पृथ्वी सूर्य में ही क्यों उदय होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी किस तरफ चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्य पूर्व में उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे है। चंडीगढ़ के पास 76°45 पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 18°15 पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। क्या वो 8:37 पूर्वाह्न और 9:37 पूर्वाह्न क्रमशः होगा, या फिर जो है 9:37 पूर्वाह्न और पूर्वाह्न क्रमशः होगा। तो इसमें जो है जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न क्रमशः। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ। जो दक्कन पठार है वो अपने पश्चिम भाग में कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है। क्या वो सतपुड़ा श्रेणी है, सह्याद्री है, विंध्य श्रेणी है, या फिर नीलगिरी है। ठीक है, तो जो दक्कन का पठार है पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा है, तो वह जुड़ा है सह्याद्री की विशेषता से। ठीक है, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं है वो दक्कन के पठार के पश्चिम में है। कहाँ पे है, पश्चिम में है, तो ध्यान रखना है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मिलान करना है, इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। मिलान में कॉलम ए कॉलम बी है। कॉलम ए में संगमरमर है, क्या वो अवसादी सेल से बना होता है। बलुआ पत्थर क्या वो जीवाश्म ईंधन होता है। कोयला क्या वो अग्नेय सेल से होती है, या फिर ग्रेनाइट कायांतरित सेल होती है। इसका जो सही मिलान करना है वो आपको बताना है। ठीक है, तो मिलान किस तरीके से करेंगे, जैसे आपका संगमरमर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका कायांतरित सेल। ठीक है, और जो आपका बलुआ पत्थर होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका अवसादी सेल। इस तरीके से होगा। फिर बचता है आपका कोयला। कोयला क्या होता है, एक होता है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और बचता है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है, वो होता है आपका अग्नेय सेल। इस तरीके से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन में देख लेंगे, पहला ऑप्शन दिया है कि पहले का चौथा, तो पहले का चौथा बिल्कुल सही है। और बी का पहला, तो बी का पहला ये भी सही है। ठीक है, सी का दूसरा तो ये भी सही है, और डी का तीसरा ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल रूप और घटक दिया हुआ है। स्थल रूप में तटबंध है, घटक में पवन है, स्टैक है, समुद्री तरंग है, छत्रक शैल है, नदी है, और हिमोड़ और हिमनदी है। ठीक है, तो स्थल रूप का और घटक में कौन सा सही है ये बताना है। तो क्या तटबंध पवन होता है, जी नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, दूसरा दिया है कि जो स्टैक है वो समुद्री तरंग होता है, जी ये तो सही है। और छत्रक शैल नदी तो होता नहीं है। हिमोड़ क्या होता है, हिमनद होता है। तो बी और डी यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो बी और डी कहाँ पे है, तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। कौन सा कारक है जिसकी वजह से लद्दाख की जो जलवायु वो अत्यधिक शीतल और शुष्क है। क्या वो अक्षांश है, अक्षांश के कारण, ऊंचाई के कारण, वायुदाब एवं पवनों के कारण, या फिर समुद्र से दूरी के कारण। तो किस कारण से होता है, तो ये होता है ऊंचाई के कारण। ठीक है, जो लद्दाख की जो जलवायु हो वो अत्यधिक शीतल और शुष्क इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है,
ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर लगभग बात करें तो कितनी है, यहाँ पे 3000 मीटर से 8000 मीटर तक जो है इसकी क्या है, दूरी होती है, ठीक है। तो सॉरी, ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई की वजह से यहाँ पे जो है जो जलवायु होती है वो अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है, ठीक है। तो क्या वजह है, ऊंचाई इसका उत्तरदायी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन दिया है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, बिल्कुल सही, जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ की जो हवा होगी वो ठंडी होगी, ये भी सही है। कारण है कि ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। जो ठंडा एरिया होता है वहाँ पे वायु भारी होती, भारी होने का मतलब वहाँ पे ठंडा मौसम होता है, ठंडी ठंडी पवनें चलती हैं। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है, यानी लोगों से जो इंटरेक्ट करने का, कन्वर्सेशन करने का जो माध्यम है वो कौन सा जो है नहीं है। क्या वो समाचार पत्र है? तो समाचार पत्र तो होता है, इससे हम एक दूसरे जगह की खबर को जो है जानते हैं। रेडियो भी होता है, सेल्यूलर फ़ोन नहीं होता है आपका, ठीक है। टेलीविज़न भी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पति हैं वो कहाँ नहीं पाई जाती हैं। क्या वो यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश हैं, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया वाला देश है, कैलिफोर्निया का समय जगह है, या फिर दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका है। तो जो नहीं पाई जाती, तो ये कहाँ नहीं पाई जाती, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती। क्या, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति, ठीक है। कहाँ नहीं पाई जाती हैं, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए, जैसे आपका अभ्रक हो गया, वन हो गया, प्राकृतिक गैस है, मृदा है, जल है। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा सही है, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो उपर्युक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, ठीक है। यानी जो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है वो कौन से हैं, तो इसमें बताना है कौन सा है वो, ठीक है। तो जो नवीकरणीय क्या दिया हुआ इसमें दिया है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण, ठीक है। तो इसमें नवीकरणीय में आपका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका वन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा मृदा यानी कि मिट्टी, तीसरा हो जाएगा जल, यानी कि जो आपका अभ्रक तो होगा नहीं, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, वन हो जाएगा, मृदा यानी मिट्टी, वन यानी कि पेड़ पौधे, मृदा यानी मिट्टी यानी और जल, ये तीन चीज़ें हैं, क्या हो जाएंगी, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जल, मिट्टी और जंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बी, डी और ई क्या हो जाएंगे, ये नवीकरणीय संसाधन के रूप में इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के विरचन होता है, ठीक है। यहाँ पे विरचन होगा, विरचन या फिर गठन, विरचन या गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका मूल चट्टान, दूसरा है स्थलाकृति, तीसरा है जलवायु संबंधी कारक और चौथा ऑप्शन है समय, ठीक है। तो इसमें जो है जो सही होगा, पहला तो हो जाएगा मूल चट्टान, ठीक है, दूसरा आपका स्थलाकृति होगा नहीं, जलवायु संबंधी कारक हो जाएंगे, और चौथा समय तो होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन सही है, ए और सी आपका कहाँ पे है, फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, साहूकार और किसान के बीच, या फिर जो छोटे किसान और खेतिहर मजदूर होते हैं, या फिर भूमिहीन खेतिहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, या फिर ग्रामीण सहकारिता और साहूकार, किसके बीच जो है ये शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है साहूकार और छोटे किसान के बीच। कर्ज का जो जाल होता है वो ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसानों के बीच शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, ठीक है। छोटे किस तरीके से दर्शाता है, जैसे छोटे किसान होते हैं, उनके पास जब पैसे की कमी होती है, पैसा नहीं होता है, किसी भी उनको दिक्कत में क्या करते हैं वो लोग, जो है जो साहूकार होते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं, उधार के रूप में लेते हैं, ठीक है। उधार के रूप में तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वो जो है
जो ब्याज होता है या फिर जो मूलधन होता है वही नहीं चुका पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो छोटे किसान उनके पास उतनी आमदनी तो होती नहीं है। उसके बाद जब पैसा नहीं चुका पाते तो जो साहूकार होते हैं उनको परेशान करते रहते हैं। ठीक है, कर्ज के जाल में छोटे किसान फंस जाते हैं और साहूकार जो होते हैं उनको परेशान करते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी परेशान करते रहते हैं। कई बार तो जो छोटे किसान होते हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं इसी चक्कर में। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन क्या दिया है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम यानी कि मीडिया महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, मीडिया ही सारी चीज़ें बताती हैं, कौन जीता कौन हारा। आप सभी अभी जल्दी में चीज़ें हुई हैं आपको पता ही होगा, तो ये तो सही है। दूसरा है कि कारण दिया है कि संचार माध्यम से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। बिल्कुल सही, जैसा कि आप सभी को जानते हैं बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो कि पक्षपात करते हैं टीआरपी के चक्कर में। तो जो संचार माध्यम का यानी कि जो मीडिया होता है उससे जो प्राप्त सूचना होती है बहुत सारे लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो जो मीडिया होता है उसको विश्वसनीय होना चाहिए, ना कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मीडिया की बातों को क्या कर लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो इसको हमेशा सही सटीक चीज़ें बतानी चाहिए, सही चीज़ें बतानी चाहिए, विश्वसनीय चीज़ें बताई जानी चाहिए। इसको पक्षपात नहीं करना चाहिए कि किसी एक की जो है चीज़ों को उछाल दे और किसी के जो है बातों को बिल्कुल भी इग्नोर कर दे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। और आर जो है एक की जो है सही व्याख्या भी करता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भारत में राज्य जो सरकार है वो काम करती है किस स्तर पर। क्या वो वार्ड स्तर पर करती है, यानी भारत सरकार जो है किस स्तर पर काम करती है, वार्ड स्तर पर तो करती नहीं है। राज्य स्तर पर करती है, राष्ट्रीय स्तर पर करती है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर नहीं करती है। ठीक है, यानी जो भारत में जो सरकार है वो किस स्तर पर काम करती है, पहला तो वो राज्य स्तर पर करती है, दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर करती हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें बी और सी सही है, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्राम सरपंच की तरह काम करता है। कौन सा जो है अधिकारी ग्राम सरपंच की तरह काम करता है, ये बताना है। क्या वो ग्राम सभा का सचिव है, खंड विकास अधिकारी है, या फिर अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य है, या फिर बारी बारी से वार्ड सदस्य हैं। ठीक है, तो जो सरपंच की तरह काम करता है वो कौन है, वो है वार्ड सदस्य। ठीक है, यानी जो चुने गए वार्ड के सदस्य होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, वो सरपंच की तरह काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे हर ग्राम पंचायत में जो है कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है, तो उसमें एक जो है प्रधान चुना जाता है, सरपंच जिसको कहते हैं। उस तरीके से जो है जो वार्ड होते हैं ये जो है कई सारे या 2 से 3 जो वार्ड मिलकर जो है एक वार्ड बनाते हैं, वहाँ पे एक सदस्य चुना जाता है। वो कैसे काम करता है, वो सरपंच की तरह काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबर चौक किसे कहते हैं। लेबर चौक किसे कहते हैं। पहला है ऐसी जगह जहाँ पर बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ मजदूरों की बिक्री होती हो, या फिर ऐसी जगह जहाँ दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हो। ठीक है, लेबर चौक का मतलब ही होता है ऐसी जगह जहाँ पर दिहाड़ी, लेबर का मतलब कि जो मजदूर होते हैं, चौक का मतलब एक चौराहा टाइप में जहाँ पे बहुत सारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, वो क्या होता है, लेबर चौक होता है। वहाँ से उनको काम आसानी से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट दिया है कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। ठीक है, सही है। दूसरा दिया है कि बी जो है व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ठीक है, यानी जो बुनकर है, बुनकर जो है वो व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यहाँ पे केवल एक जो है यानी कि ए जो है वो सही हो जाएगा कि बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन और कारण दिया है। इसमें अभिकथन क्या है देख लेते हैं। अभिकथन दिया है कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही। और दूसरा दिया है
कि व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी बात भी करता है, यानी कि आर जो है ए की बात करता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंडर समानता का समाधान किस स्तर पर करने की जरूरत है? केवल परिवार को, परिवार और समाज और सरकार को, या फिर केवल सरकार को, या फिर परिवार और समाज दोनों को। ठीक है, तो जो जेंडर असमानता का समाधान है उसके स्तर पर करने की जो ज़रूरत है वो न सिर्फ परिवार को बल्कि परिवार, समाज और सरकार इन तीनों को जो है करने की ज़रूरत है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? क्या वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है, या फिर संपत्ति का अधिकार है, या प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना है? मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा है? वो है संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ध्यान रखना है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? ये बताना। क्या वो समानता का अधिकार है, या फिर जीवन का अधिकार है, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो ये किसका अधिकार है? ये जो है जीवन का अधिकार है। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल या मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? यानी इंसाफ में देरी होना यानी कि इंसाफ का कत्ल होना होता है, या मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है, ये आपको बताना है। पहला है कि नौकरशाही में लाल फीताशाही। दूसरा है कि न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, बिल्कुल सही। तीसरा है अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, जी नहीं। आरोपी को जमानत दे देना, ये भी गलत है। इंसाफ में देरी होने का मतलब है कि इंसाफ की कत्ल यानी कि न्यायालयों द्वारा जो सुनवाई होती है उसको खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होती है, यानी कि कोई पता नहीं होता कि जो न्यायालय में आपने जो चीज़ें आपने इंसाफ के लिए जो चीज़ें डाली हैं न्यायालय में सुनवाई के लिए, वो उस सुनवाई का वो केस कब ख़त्म हो उसका कोई पता ही नहीं है, कब तक चलता रहे पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। किन के अधिकारों को सुनिश्चित करता है? क्या वो वनवासी हैं, अनुसूचित जाति हैं, जी नहीं। पेपर मिल मालिक तो नहीं है। जानवर अधिकार कार्यकर्ता, ये भी नहीं है। वनवासी यानी कि जो वन के लोग हैं, जो वन में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके अधिकारों के लिए जो है ये सुनिश्चित करता है। तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ वनवासी यानी कि जंगल के जो निवासी होते हैं। ठीक है, तो इसमें केवल ए, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्राय संबंधित होता है? क्या वो अभाव है, या फिर भेदभाव है, समानता है, या फिर गर्व है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हास्याकरण प्राय संबंधित होता है? क्या वो अभाव है, बिल्कुल सही। और दूसरा भेदभाव है, समानता और गर्व नहीं है। तो इसका ए और बी सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित नहीं है। जो सामाजिक विज्ञान है उसमें एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर डैश सम्मिलित यानी कौन सी चीज़ें इसमें सम्मिलित नहीं है? क्या वो मनोविज्ञान है? दूसरा भूगोल है, तो भूगोल तो है इसमें, इतिहास भी है, राजनीतिक शास्त्र है, यानी सामाजिक विज्ञान में मनोविज्ञान नहीं है। यानी ठीक है, भूगोल है, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, लेकिन मनोविज्ञान नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक अध्ययन डैश के विकास में मदद करते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करते हैं, या फिर ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, या फिर मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, या फिर आर्थिक पक्ष के स्तर। जो ऐतिहासिक अध्ययन है वो क्या करते हैं? वो ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर यहाँ पे फिल होगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। किनकी कर सकता है? पहला है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने। ठीक है, दूसरा है कि मानचित्र को अध्ययन करने, यानी मानचित्र का अध्ययन करने भी सही है। तीसरा मानचित्र पर सूचना ढूंढने, ये भी सही है। विश्वकोश का उपयोग करने, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। पहले सरल से फिर जटिल करना है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, उपयुक्त अनुक्रम में लगातार उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, एक तरह से क्रम में लगाना है। ठीक है, सरल से जटिल की उपागम में पहला हो जाएगा परिवार में रहना। ठीक है, पहला तो हो जाएगा आपका परिवार में रहना। दूसरा भारत के वन क्षेत्र, जी नहीं। तीसरा है पड़ोस में परिवार, हाँ ये भी सही हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका तीसरा, फिर बहुत पहले के समुदाय, तो ये भी सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा, भारत के वन क्षेत्र। ठीक है, यानी कि पहला हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। ठीक है, कौन सा उपयोग करेंगे, क्या वो भौतिक मानचित्र है, ठीक है, या फिर राजनीतिक, तो राजनीतिक तो होता नहीं है। प्रकरणगत ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक मानचित्र ये भी कौन सा होगा, भौतिक मानचित्र। यानी मानचित्र में से कौन से मानचित्र को आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए करेंगे, तो ये भौतिक मानचित्र ही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है। ठीक है, उनकी जो पाठ्य योजना है वो कक्षा में क्या स्थान पा सकता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। पहला कि स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि भ्रमण से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दूसरा कि सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा करना, बिल्कुल सही, जहाँ पे चर्चा करने की बात हो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना, ये आपका गलत हो जाएगा, ये कोई तरीका नहीं होता है, यानी ए और बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल हैं। ठीक है, कौन सा है, पहला है कि विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। ठीक है, विद्यार्थी जो है हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है कि दैनिक जीवन में न्यायपालिका जैसे कार्य करती विद्यार्थी या समझते हैं, जी नहीं। तीसरा कि विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और डी है कि विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है, ये भी सही है, यानी कि आपका ए और सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ए सी डी कहाँ पे है, ए सी डी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए हैं और अपने परंपरागत कपड़े यानी कि क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की की वृत्तांत को कैसे देखते हैं। ठीक, यानी कि उसने अपने परिधान यानी कि कपड़े चेंज कर लिए हैं, किस वजह से चेंज किए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, पहला कि कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है, बिल्कुल सही। कपड़े को बहुत सारे लोग इस वजह से देखते हैं कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, ये भी सही है। दूसरा कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए, ये सही है। ठीक है, बी गलत है, यानी कि ए और सी यहाँ पे सही है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। कौन सा वो प्रश्न है। ठीक है, पहला है कि हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ठीक है, हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। दूसरा कि बहुल दलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। तीसरा है कि झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन सी हैं, जी नहीं। आज के गांवों और महाजनपद के समय गांवों की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए, ये सही है। ठीक है, यानी बी और डी यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कथन और अभिकथन और कारण दिया है, ये आपको बताना है। पहला दिया है अभिकथन कि ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह को मुहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग दिखे। बिल्कुल सही है, किसी भी उत्पाद में ब्रांडिंग ही इसलिए की जाती है ताकि वो अलग दिखे, तो पहला सही है। दूसरा कि ब्रांडिंग या दागना पशुपालन को जरूरत से उभरा एक शब्द है, जरूरत से उभरा जो है एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचाने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने को सोचा है। ठीक है, ये भी सही है, ब्रांडिंग का ही एक तरीका है, तो यहाँ पे ये भी सही है और व्याख्या भी दोनों एक दूसरे की करते हैं, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कथन और जो है कारण दिया है। कथन दिया है कि सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहाँ शिक्षक विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकता को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। दूसरा है आर यानी कि कारण दिया है कि विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनाता है। ये भी आपका क्या है, सही है, और दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो है व्याख्या भी दोनों एक दूसरे की करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर आपका कथन और कारण दिया है। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है। कथन दिया है कि परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को क्या करता है, शामिल किया जाता है या शामिल करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है, ये भी आपका क्या है, सही है, तो ए और आर दोनों क्या है, सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय स्रोत का कौन सा उदाहरण है, ये आपको क्या करना है, बताना है। क्या वो विद्वानों की पत्रिकाएं हैं, ठीक है, या फिर आत्मकथाएं हैं, तो ये भी सही है। डायरी तो है नहीं और तस्वीरें भी नहीं हैं। द्वितीय स्रोत का जो उदाहरण है, एक तो आपका विद्वानों की पत्रिकाएं हो गए, दूसरा क्या हो गया, जो आत्मकथाएं हैं। ठीक है, ये क्या हैं, ये द्वितीयक जो स्रोत हैं उनके उदाहरण हैं। ठीक है। द्वितीय स्रोत में जो है, जो आपकी संपादित जो पुस्तकें होती हैं, ठीक है, इतिहास है, जीवनी है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं ये द्वितीय स्रोत में आती हैं। ठीक है। तो विद्वानों की पत्रिकाएं और आत्मकथाएं किस में आती हैं, द्वितीय स्रोत का उदाहरण है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। क्या वो चित्र हो सकता है, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकते हैं, या फिर वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठा की गई हो, या फिर प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे न्यूनतम रूप से अनिवार्य बताना है, तो यही आपका न्यूनतम रूप से जो आंकड़ा का संग्रह बताता है यही होगा। ठीक है, यानी क्योंकि कम से कम पूछ रहा है, तो इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। ठीक है। पहला है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार भी है, लेकिन स्थानीय सरकार नहीं होती है। केंद्र सरकार और कौन सी है, राज्य सरकार है, तो ए और बी इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पक्ष या विद्यालय का आकलन चक्र डैश से आरंभ होता है और डैश पर समाप्त होता है, यानी किससे शुरू होता है और किससे जो है समाप्त होता है, ये बताना है। क्या वो निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन है, जी नहीं। जो किसी कक्षा का विद्यालय का आकलन है, आकलन का जो चक्र है वो नियोजन आकलन से आरंभ होता है और योगात्मक आकलन पर क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयों के कार्यों के स्वदेश से संग्रहण को डैश माना जाता है। क्या रिपोर्ट कार्ड माना जाता है, पोर्टफोलियो माना जाता है, नियत कार्य या फिर असाइनमेंट या फिर रूब्रिक, तो ये क्या माना जाता है, यानी विद्यालयों के कार्यों के जो स्वदेश से संग्रहण को रखा जाता है उसको क्या माना जाता है, पोर्टफोलियो माना जाता है, जिसमें बच्चे के बारे में सारी चीज़ें दी गई होती हैं। ठीक है। पोर्टफोलियो जो होता है एक फाइल के आकार में होता है, जिसमें बच्चे से जुड़ी सारी जानकारी दी गई होती, लिखी गई होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। क्या वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, पहला सही है। दूसरा कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा कि जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी सही है, तो ए और बी सिर्फ पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के या अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। ठीक है, अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। पहला कि अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाएं तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव होंगे। ठीक है, ये आपका विश्लेषण करता है, ठीक है, सही है। दूसरा कि हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे, ये गलत है। तीसरा कि वित्त आयोग क्या है, ये भी गलत है, वित्त आयोग छोटा बच्चा क्या जानेगा। तीसरा कि भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, ये भी सही है। ठीक है, यानी ए और डी यहाँ पे सही है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ए और डी कहाँ पे है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा सभी ए और डी, सभी का मतलब ए और डी सिर्फ सही है, इसका मतलब यह नहीं कि सभी ऑप्शन सही है, सभी ए डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 60 क्वेश्चन है एसएसटी के, जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। और एसएसटी आप सभी को पता है पेपर सेकंड में, यानी सीटेट का जो पेपर सेकंड होता है उसमें आपका पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन जो होते हैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम जो है एसएसटी के जो स्पेशल पीवाईक्यू है वो हम डिस्कस कराते हैं। वैसे तो सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें और सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एसएसटी इसलिए डिस्कस करा रहे हैं ताकि आपका यहाँ 60 नंबर कवर हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।